हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2-4 चैप्टर के बाद आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करता, बल्कि आपको सारे वीडियोस हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड करता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्वागत करता हूं ऐसे चैनल पर। और क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख रहे थे, जिसमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बच्चों बात कर रहे थे, अब उसमें समय आ गया है सबसे कठिन लॉ को समझने का, जिसका नाम है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब सबसे डिफिकल्ट क्यों? मेरे लिए नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स के जितने व्यूवर्स और जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को या कुछ पब्लिशर्स को लगता है कि यह बड़ा कठिन लॉ है तो इसको किताब में छापो ही मत, और बच्चे फिर पढ़ ही नहीं पाते। लेकिन मैं अगर बात करूं ना, तो ये लॉ, हां अगर आप रिलेटिवली बात करोगे तो बाकी लॉ फिर भी बहुत आसान है, उनके मुकाबले थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन अपने लिए ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, क्योंकि मैं आपको जिस तरीके से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन समझाने वाला हूं, उसमें आपके दिल और दिमाग में लॉ बैठ चुका होगा। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता क्या है, पहले इस बात को समझो कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन से कहना क्या चाहिए। तो पहले तो हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ये रिचटर ने दिया था इन द ईयर 1791। तो कोई पूछे हु प्रपोज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो रिचटर इन द ईयर 1791। दूसरा, ये लॉ क्या कहता है? द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज वन ऑफ द बेसिक लॉज ऑफ स्टीशियोमेट्री। स्टीशियोमेट्री क्या होगी, ये हम हालांकि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टीशियोमेट्री क्या होती है और स्टीशियोमेट्री से हमें क्या चीजें पता चलती हैं, लेकिन यह भी बाकी लॉज की तरह एक बेसिक लॉ है जो केमिकल रिएक्शन पर लागू होता है। क्या कहता है ये लॉ? इट रिलेट्स द प्रपोर्शंस इन विच एलिमेंट्स कंबाइन अक्रॉस अ नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये बताता है कि जो एलिमेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, वो एलिमेंट्स का क्या प्रपोर्शंस का रेशियो रहेगा, मतलब उनके मास का क्या प्रपोर्शंस रहेगा और उस प्रपोर्शन का क्या रिलेशन रहेगा जब वही एलिमेंट कोई दूसरे कंपाउंड में अपना मास कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। समझो मेरी बात, बहुत बहुत आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं। और मैं कोई स्टेटमेंट अभी लाया नहीं हूं, क्योंकि स्टेटमेंट में इसलिए जानबूझकर नहीं लाया हूं क्योंकि जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो ना लॉ का, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, उल्टा थोड़ा बहुत जो समझ चुके होते हैं वो भी भूल जाते हो, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है उसका। हम सीधा समझते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है। सपोज करो मेरे पास 3 एलिमेंट है, सपोज ए, बी और सी, 3 एलिमेंट है मेरे पास, ठीक है? ए, बी और सी। ए और बी का एक कंपाउंड बनता है जिसको मैं ए बी बोल सकता हूं। ए और सी का भी एक कंपाउंड बनता है जिसको मैं ए सी बोल सकता हूं, और बी और सी का भी एक कंपाउंड बनता है जिसको मैं बीसी बोल सकता हूं, ठीक है? मतलब ये 3 एलिमेंट सब एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं और सब एक दूसरे से कंबाइन होकर कोई ना कोई कंपाउंड बना लेते हैं। तो भैया ए का एक्स ग्राम लग गया बी के वाई ग्राम से जब ए बी बनाया। मतलब ए बी में क्या था? ए बी में एक्स और वाई का जो ग्राम था वो x:y का रेशियो था। मतलब ए और बी का जो वेट का रेशियो था वो ये था कि ए का x ग्राम है और बी का y ग्राम है, सो द रेशियो विल बी कॉल्ड एज x:y। सो इट विल बी कॉल्ड एज x:y। तो ये x:y इसका ए बी का रेशियो आ गया, जिसमें x ग्राम ए का लगा है और बी का y ग्राम लगा है। अब अगर ए जैसे बी के साथ कंबाइन हुआ, वैसे सी भी बी के साथ कंबाइन होगा, वैसे ही सी भी बी के साथ कंबाइन होगा, और बी के उतने ही मास के साथ कंबाइन होगा जितना ए कंबाइन हुआ था। मतलब बी के उतने मास के साथ कंबाइन होगा जितना बी ने मास कॉन्ट्री किया था जब ए उसके साथ कंबाइन हो रहा था। मतलब बी का मास y ग्राम तब भी था जब ए कंबाइन हो रहा था, और बी का मास y ग्राम तब भी होगा जब सी कंबाइन हो रहा है। तो भैया सी कंबाइन हो गया, सी कितना मास लेकर कंबाइन हुआ z, और बी कितना मास लेकर हुआ y, तो इन्हें बना लिया क्या? सीबी। और सीबी बना लिया, देन द रेशियो विल बिकम z:y। तो सीबी ने क्या बना लिया? z:y का रेशियो। तो ये रेशियो बन गया क्या? z:y का रेशियो। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया हमारा, एक हो गया x:y, एक हो गया z:y। अब इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है बी का मास, क्योंकि बी का मास
ए के साथ में भी वाई लगा, बी का मास सी के साथ भी वाई लगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि जो बी था वो मेरा फिक्स्ड मास हो गया। कौन सा मास हो गया? फिक्स्ड मास हो गया। कौन? बी। तो बी मेरा फिक्स्ड मास हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ए और सी को आपस में कंबाइन करते हैं। तो अभी तो फिलहाल रेशियो कितना आ रहा है? जब ए का मास कितना आ रहा है? एक्स, और इधर सी का मास कितना आ रहा है? जेड। तो अभी रेशियो तो इनका एक्स बाय जेड है। लेकिन अब मैं एक काम करता हूं, ए और सी को डायरेक्टली कंबाइन करता हूं ताकि नया कंपाउंड बन जाए। कौन सा? ए सी। और मान लेता हूं कि इस ए में ए का मास लगा स्मॉल ए और सी का मास लगा स्मॉल सी, या चलो ए का मास लगा यू और सी का मास लगा डब्ल्यू। चलेगा? ये कब लगा? जब ए और सी डायरेक्टली कंबाइन हो रहे हैं कंपाउंड बनाने के लिए, तो अपना जो मास लगा रहे हैं ये तब लगा। मतलब ये मास लगा यू और ये लगा डब्ल्यू, सो दिस विल बी यू एंड दिस विल बी डब्ल्यू। सो व्हाट विल बी द रेशियो दिस टाइम? यू इज टू डब्ल्यू। सो दिस मास विल बी यू इज टू डब्ल्यू। और एसी का पहले मास क्या था जब वो बी के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे थे? एक्स इज टू जेड, एक्स इज टू जेड। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? यहां समझने की बात है कि ये जो रेशियो है U इज टू डब्ल्यू, जब दोनों साथ में कंबाइन हो रहे हैं तो उनके मास का रेशियो, और ये जो रेशियो है एक्स इज टू जेड, ये कब है? जब वो किसी तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे थे, लेकिन तीसरे एलिमेंट का दोनों समय मास सेम था, बी का मास सेम था। तो ये रेशियो और ये रेशियो या तो आपस में इक्वल होंगे या फिर ये सिंपल मल्टीपल्स में होंगे। ये कहलाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या कहता है? कि ये जो रेशियो है, कौन से रेशियो? x इज टू z का रेशियो, तो या तो x अपॉन z जो होगा वो बिल्कुल u अपॉन w के इक्वल होगा या फिर u अपॉन w के n टाइम्स में होगा। तो x अपॉन z का रेशियो जो रहेगा वो u अपॉन w के या तो बराबर रहेगा या फिर मल्टीपल्स में होगा। एक टाइम होगा, दो टाइम होगा, तीन टाइम होगा, कुछ इस तरीके से होगा। यह कहता है ये वाला लॉ। इक्वल भी हो सकता है, अगर n 1 रहा तो ये इक्वल भी हो जाएगा। तो या तो रेशियो बिल्कुल इक्वल होगा या फिर रेशियो मल्टीपल्स में होगा। लेकिन रेशियो जो मल्टीपल्स में होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होगा, मतलब उसमें कहीं फ्रैक्शन नहीं आएंगे। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये रेशियो और ये रेशियो में अंतर 1.25 टाइम्स का है, 1.30 टाइम्स का है, नहीं, एग्जैक्टली या तो 1 टाइम का होगा या 2 टाइम का होगा। क्लियर हो गया? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा और ये चीज आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बताती। अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। अभी तो मैंने एबीसी लेकर समझाया है, अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब एग्जांपल से समझते हैं। ये वही कंपाउंड, ये वही मैंने एबीसी के बनाए थे। तो एबी का एक्स इज टू वाई, AC का x इज टू z, तो यहां पर x कॉमन हो गया क्योंकि A का मास जो है वो कॉमन हो गया, x दोनों में x लग रहा है। तो फिर B और C का मास कितना लग रहा है? इसका y और इसका z। तो B इज टू C क्या हो गया? y इज टू z। ये हो गया B इज टू C। तो फिर B और C डायरेक्टली कंबाइन होता तो क्या देता? तो भी रेशियो y इज टू z देता। तो अब जो रेशियो y इज टू z आ रहा है और जो B इज टू C डायरेक्टली कंबाइन होकर y इज टू z आ रहा है, या तो ये रेशियो इक्वल होगा या फिर ये रेशियो इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। दैट्स इट, ये लॉ कहता है। बस एग्जांपल देख लो। मैं 3 एलिमेंट ले लेता हूं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये 3 एलिमेंट ले लिए भैया अपन ने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। चलो 3 एलिमेंट के मेरे को 3 कंपाउंड बना दोगे? बन जाएंगे। एक तरफ लिखो हाइड्रोजन, एक तरफ लिखो ऑक्सीजन और एक तरफ लिखो सल्फर। तो एक तरफ हो गया आपका हाइड्रोजन, एक तरफ हो गया ऑक्सीजन और एक तरफ हो गया सल्फर। ठीक है, तो ये आपके 3 एलिमेंट बन गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर कोई एलिमेंट याद है? अरे सर बहुत कोई कंपाउंड, सॉरी, हां सर बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पानी याद है? एलिमेंट नहीं, कंपाउंड, तो वाटर कंपाउंड बनेगा। हाइड्रोजन और सल्फर से, हाइड्रोजन और सल्फर से सर हमें तो याद नहीं आ रहा, आप कोई बता दो, बता देते हैं। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, यही होता है।
तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड से ये कंपाउंड बनेगा। तो ये हो गया H2O एक तरफ और एक तरफ हो गया आपका H2S। सल्फर और ऑक्सीजन से तो सर SO2 बन जाएगा। बिल्कुल सही, SO2 बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। और कोई सा लग रहा है तो और कोई सा भी लिख सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है यही कंपाउंड लो। H और O के बीच में हाइड्रोजन परऑक्साइड भी बनता है तो परऑक्साइड भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, वो आप जो चाहो ले सकते हो, लेकिन मैंने तो फिलहाल ये ले लिया। अब एक काम करते हैं, ये लॉ को हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखते हैं, क्योंकि मैं हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड कर लूंगा। फिक्स्ड मतलब जिन दो कंपाउंड में वो आ रहा है उसमें हाइड्रोजन के मास का कंट्रीब्यूशन सेम होगा। मतलब जितना कंट्रीब्यूशन यहां होगा उतना ही कंट्रीब्यूशन यहां पर भी होगा। तो कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना। H2O में हाइड्रोजन का मास कितना लगेगा? अगर मैं मोलर मास के हिसाब से चलूं ग्राम में, तो मेरे हिसाब से हाइड्रोजन का मास लगेगा 2 ग्राम। ठीक है, तो फिर उसके मुकाबले ऑक्सीजन कितना लगने वाला है? देखो ऑक्सीजन कितना लगने वाला है, ऑक्सीजन लगने वाला है 16 ग्राम। तो यहां ऑक्सीजन कितना हो गया, 16 ग्राम। ठीक है, H2S में बात कर लेते हैं। H2S, यहां H2S में क्या होने वाला है, हाइड्रोजन का वेट फिर से कितना लगने वाला है, 2 ग्राम। तो ये 2 ग्राम। और अब सल्फर का अगर 1 मोल माने तो वहां सल्फर का वेट कितना लगने वाला है, सल्फर का वेट लगने वाला है 32 ग्राम। 32 ग्राम। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के 2 ग्राम से जब कंबाइन होगा तो अपना 16 ग्राम का कंट्रीब्यूशन देगा, और सल्फर जब हाइड्रोजन के ही 2 ग्राम से कंबाइन होगा तो अपना कंट्रीब्यूशन देगा 32 ग्राम। मतलब जब ये दोनों अलग अलग एलिमेंट बना रहे हैं तो रेशियो ऑफ मास ऑफ सल्फर इज टू ऑक्सीजन, सल्फर इज टू ऑक्सीजन ले रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सल्फर इज टू ऑक्सीजन कब, व्हेन दे combine differently, when they combine differently। तो कितना आ रहा है, देख लो कितना आ रहा है मास रेशो। सल्फर का कितना, 32:16। अब इसको 32:16 रहने दो, मेरे को मालूम है 2:1 होता है, बट अभी फिलहाल इसको 32:16 ही रहने दो। ठीक है, चलो। तो ये सल्फर इज टू ऑक्सीजन का रेशो है, मास का रेशो है, जब ये डिफरेंटली कंबाइन होते हैं। डिफरेंटली मतलब ऑक्सीजन बोलता है मैं हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होऊंगा, सल्फर भी बोलता है मैं हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा, लेकिन हाइड्रोजन का सेम मास है दोनों में। तो ये रेशो आया 32:16। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या सल्फर और ऑक्सीजन एक साथ भी कंबाइन हो रहे हैं? हाँ हो रहे हैं सर, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहे हैं, बिल्कुल सही। तो फिर उसमें उन दोनों के मास का रेशो क्या है? सर इसमें सल्फर लग रहा है 32 और इसमें ऑक्सीजन भी लग रहा है 32। मतलब इसमें जो दोनों का मास है वो सेम लग रहा है। कितना, 32, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मोल्स हैं। तो सल्फर इज कमिंग आउट टू बी 32 ग्राम, और जो ऑक्सीजन है इट इज कमिंग आउट टू बी 32 ग्राम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं द रेशियो ऑफ मास ऑफ सल्फर इज टू ऑक्सीजन when they combine together, जब एक साथ कंबाइन कर लेंगे तो क्या रेशो होगा, 32:32 का। तो ये रेशो हो गया 32
1:32 का। समझ में आया? ये भी सल्फर टू ऑक्सीजन का रेशो है और ये भी सल्फर टू ऑक्सीजन का रेशो है। ये तब है जब अलग अलग एलिमेंट के साथ कंबाइन हुए थे। अलग मतलब एक ने हाइड्रोजन, दूसरे ने भी हाइड्रोजन, आपस में नहीं हुए थे, अलग एलिमेंट के साथ हुए थे। बस उस एलिमेंट का, तीसरे एलिमेंट का दोनों में वेट सेम था। और नीचे वाला रेशो कब आया? जब दोनों एक साथ कंबाइन हो गए, दोनों ने साथ में डिसाइड किया कि कंबाइन होंगे, तो ये रेशो आया कितना? 32:32 का। अब रेशो को आपस में कंपेयर कर लो आपस में कंपेयर। इसको मान लो x, इसको मान लो y, इसको मान लो u और इसको मान लो w। इसको अब सिंपलीफाई भी अब कर देता हूं। 2 और 1, ये 1 और 1, ये 1:1। तो x अपॉन y, अब आप यहां पर देख लो, x अपॉन y यानी कि 2/1 इज 1/1 का ट्वाइस। समझ में आया? तो x अपॉन y जो आ रहा है वो u अपॉन w का जो आ रहा है वो ट्वाइस करने पर आ रहा है। मतलब x अपॉन y इज ट्वाइस ऑफ u अपॉन w। तो x अपॉन y कितना आ रहा है? 2:1 और u अपॉन w कितना आ रहा है? 1:1। अब दोनों इक्वल तो नहीं है, मुझे मालूम है 2/1 और 1/1 इक्वल नहीं है, लेकिन 2/1 1/1 का डबल है। तो इट विल बी x अपॉन y विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ u अपॉन w। ये आपका फाइनल रेशियो आएगा और इस तरीके से ये काम होगा। ये आएगा आपका फाइनल रेशियो, x अपॉन y इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू यू अपॉन w। तो ये रेशियो जो आएगा ये आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डेंस में आ रहा है। ये होता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कि भैया जो दो रेशियो थे पहले जब वो तीसरे मास से कंबाइन हो रहे थे, और जो दो रेशियो बाद में आए कब? जब वो एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, उन रेशियो में या तो बिल्कुल समान होंगे, इक्वल टू आएंगे, या फिर होल नंबर मल्टीपल्स में आएंगे, इंटीग्रल मल्टीपल्स में आएंगे। तो इंटीग्रल मल्टीपल्स में आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कंबाइन होने में वो जितना रेशियो लगाते थे अलग अलग एलिमेंट के साथ, जब खुद के बारी आई कंबाइन होने की तो वो उसके या तो उतना ही रेशियो लगाएंगे, या फिर उसका 2 गुना लगाएंगे, या उसका 3 गुना लगाएंगे, या उसका 4 गुना लगाएंगे। ये कहलाता है आपका क्या? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। आई होप समझ में आया होगा आपको इस एग्जांपल से। सो दिस इज कॉल्ड योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जिसमें आप दो एलिमेंट का आपस में रेशियो देखते हो। एक पहले वो कंडीशन पे जब वो तीसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, और एक वो कंडीशन पे दूसरी जब वो खुद एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कंबाइन होते हैं। क्लियर हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो क्लियर हुआ ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो इस तरीके से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो आता है वो हम लोग पूरी तरीके से समझते हैं, और इस वीडियो में हम लोगों ने पूरी डिटेल में समझा है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को। और जैसे कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। जो सब्जेक्ट आप सोचते हो कि आपको इसके वीडियोस में बहुत इसकी पढ़ाई करने में बहुत डिफिकल्टी जाती है, उन सभी के एक्सक्लूसिव वीडियोस magnetbrains.com पर अवेलेबल हैं, जहां से आप उनको एक्सेस कर सकते हो और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।